मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, 15 अगस्त 2021 तारीख़ की किताबों में हमेशा याद रखी जाएगी ये डेट, क्योंकि ये वो डेट है जब इंडिया से ट्रेनिंग हासिल की हुई अफ़गान नेशनल आर्मी ने अपने से 4 गुना छोटी फ़ोर्स अफ़गान तालिबान को सरेंडर किया था। अब वहाँ इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम मामलात के धपड़धूस होने के बाद सिर्फ इसी एक चीज़ से उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद पंजशेर के इलाके में कोई मौजूदा हो जाए और पंजशेर वाली रेजिस्टेंस कामयाब हो जाए। आफ्टर ऑल अफ़गान तालिबान की रेजिस्टेंस भी तो कामयाब हुई है ना, और उनके बीच और अफ़गान नेशनल आर्मी इनके बीच नंबर्स के एतबार से 4 गुना फ़र्क था। यानी कि अफ़गान नेशनल आर्मी जिसको इंडिया ने तरबियत दे रखी थी, ट्रेनिंग इंडिया ने दी थी, इंडिया ने जिस फ़ौज को बनाया था, इनकी तादाद अफ़गान तालिबान से 400 गुना ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है, टोटल सरेंडर। और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हम भी हैरान हो गए हैं कि ये हुआ क्या है। तो अब सारी की सारी उम्मीदें पंजशेर वाली रेजिस्टेंस पर रही हैं कि शायद यहाँ से कुछ बचत हो जाए और उसके नतीजे में इतनी सी तो कम से कम रेजिस्टेंस हो कि हम जब अफ़गान तालिबान के साथ टेबल पर बैठें मुज़ाकरात के लिए, टॉक्स के लिए, तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ हो। जब आप टेबल पर बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपका पलड़ा मैदान में भारी हो ताकि आप अपनी शराइत मनवा सकें। तो इंडिया के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इंडिया के कॉपरेशन से एक मूवमेंट चल रही है वहाँ पर, रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये थोड़ी सी कुछ असर दिखाए वहाँ पर, थोड़ा सा कुछ वहाँ पर करिश्मा दिखा दे कि जिसको बुनियाद बनाकर इंडिया अपनी शराइत अफ़गान तालिबान से मनवा सके। लेकिन सवाल ये है कि इस सो कॉल्ड पंजशेर रेजिस्टेंस की ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंडियन मीडिया तो 24 घंटे लगा हुआ है ना, पंजशेर के योद्धा, पंजशेर के शेर, इस तरह की एक कमेंट्री में लगा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या ये वाकई कोई बहुत बड़ी चीज़ है या फिर चाय की प्याली का तूफान है? इस पे हम आपको न्यूट्रल मीडिया दिखाते हैं, ना इंडिया का मीडिया, ना चाइना का, ना पाकिस्तान का, न्यूट्रल मीडिया। रूस का सरकारी अखबार स्पुतनिक, इन्होंने आज वो बात कही है पंजशेर रेजिस्टेंस के हवाले से जो कि हम इस प्रोग्राम ब्रॉडर व्यू में पहले भी कर चुके हैं। जो लोग शुरू से इस प्रोग्राम को देखते हैं उनको याद होगा कि हमने कहा था कि ये चाय की प्याली का तूफ़ान है और अफ़गान तालिबान अगर इसको लेने पे आए ना, इस रिमेनिंग आखिरी सूबे को, तो उनको 2-4 रोज़ भी नहीं लगेंगे। ये 2 रोज़ का गेम है सिर्फ और अफ़गान तालिबान ये इलाका ले लेंगे। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस के ज़रिए मसले हल हों। अब जनाब यही चीज़ रूस का जो सरकारी मीडिया है स्पुतनिक, वो लिख रहे हैं कि तालिबान कैन सीज पंजशेर इन मेयर आवर्स बट वांट टू अवॉइड ब्लडशेड। जिस चीज़ पे इंडियन मीडिया और बीजेपी सरकार आसरा करके बैठे हुए थे कि ये पंजशेर वाली जो एक हमारी रेजिस्टेंस है और इसमें हमारा जो एसेट है अमरुल्लाह सालेह, ये कुछ लड़ेंगे, कुछ करेंगे और एज अ रिजल्ट हम किसी बेहतर पोजीशन में होंगे नेगोशिएशन टेबल पर, तो ये सारी उम्मीदें स्पुतनिक कह रहा है कि 4-6 घंटों के अंदर धपड़धूस होने वाली हैं, धपड़धूस हो जाएंगी 4-6 घंटों के अंदर। बल्कि रूस के जो काबुल के अंदर एम्बेसडर है ना, सफारतकार, जो वहाँ के उनके सफारतकार हैं, उन्होंने ये बात कही हुई है कि ये चंद घंटों की बात है। अगर अफ़गान तालिबान इसको लेने पे आए तो 4-6 घंटे लगेंगे, इनको ज़्यादा, इनको देरी नहीं लगेंगी। और हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रूस इस बीच में पड़ा हुआ है, पंजशेर वालों के बीच और अफ़गान तालिबान के बीच मुज़ाकरात रूस करा रहा है। तो रूसी ये बात कह रहे हैं कि देखें, तालिबान अगर पंजशेर का इलाका लेने के आए उनको 4-6 घंटे लगेंगे, लेकिन वो खून खराबा नहीं चाहते, इसीलिए वो अभी तक नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो, गोलियां ना चलानी पड़े। और कल जो हमने एक फैक्ट बताया था कि आईसिस को असल में अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के लिए लाया गया है, बहुत सारी अहम शख्सियतों ने यह बात कही है, इंक्लूडिंग एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान हामिद करज़ई, कि आईसिस असल में अमेरिका ने बनाई हुई है। रूस के सफ़ीर ने भी यही बात की है कि सालों से आईसिस के साथ अफ़गान तालिबान लड़ रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब आईसिस है वहाँ पर। ये आज रूस के जो सफ़ीर है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने बात की है कि आईसिस को लड़ाया गया है अफ़गान तालिबान के साथ इतने सालों तक, और अब भी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईसिस है अफ़गान तालिबान के नज़दीक।
देखिए, काबुल टेक ओवर से पहले रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, इन सबको एक खतरा था। आपको याद होगा हम यहाँ पर ये बात करते रहते थे कि सिविल वॉर का बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका सिविल वॉर पैदा करके उसको रीजन के अंदर फैलाना चाहता है। तो अफगानिस्तान के ये जो सारे पड़ोसी हैं, इनको ये खतरा था कि सिविल वॉर कराई जाएगी अब अमेरिका के विथड्रॉल के बाद, जिसके लिए अरबों डॉलर का असला भी अमेरिका छोड़ के गया है, जो कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से सिविल वॉर में इस्तेमाल होना था। लेकिन क्या हुआ, काबुल पे कंट्रोल हो गया और एक गोली भी नहीं चली, ऐसे ही कब्जा हो गया, सरेंडर हुआ वहाँ पर। नाउ ये इन सारे मुल्कों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। उनको पहले डर था कि इधर सिविल वॉर ना हो जाए, लेकिन सिविल वॉर तो क्या हुई, कोई गोली भी नहीं चली और ऐसे ही काबुल जो है उनके पास आ गया, अफगान तालिबान के पास। हर जगह पहले यही बात हो रही थी ना मीडिया में, बड़ी सिविल वॉर होगी, बड़ा खून खराबा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन क्या हुआ, सारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। आपको पता है अफगान तालिबान के पास इतना असला आया हुआ है, इतना अमरीकी असला आया हुआ है, जो कि अमेरिका वहाँ पर अफगानिस्तान की नेशनल फोर्स को देकर गया था कि लड़ें, आप अफगान तालिबान से लड़ें और यहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट करने की कोशिश करें। असल में ये प्लान थे ना सारे। इतना असला छोड़ के गए हैं कि अफगान तालिबान के पास अब जितना असला है ना, अच्छे अच्छों के पास नहीं है उतना। यानी इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जितने अफगान तालिबान के पास हैं, दुनिया के 85% मुल्कों के पास उतने हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। लाखों की तादाद में इनके पास ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स आए हुए हैं जो कि किसी मुल्क के पास नहीं है इस क्वांटिटी में। ये इतना सारा असला क्यों छोड़ा गया था वहाँ पर, सोचने की बात है ना। अगर अमेरिकियों का ये आइडिया भी होता कि इतना जल्दी ये आ जाएंगे और सरेंडर होता, तो क्या अमेरिकी वहाँ पर इतना सारा असला छोड़ के जाते अफगान तालिबान के लिए, गिफ्ट में देकर जाते? इम्पॉसिबल। अमेरिका की प्लानिंग असल में जबरदस्त हुई है। अमेरिका जो सोच रहा था ना, वैसा नहीं हुआ है। अमेरिका, इंडिया, ये सारे सोच रहे थे कि सिविल वॉर होगी, वहाँ पर लड़ेंगे आपस में, फ़ौज वहाँ की लड़ेगी और अफगान तालिबान आपस में लड़ेंगे, और उस लड़ाई में फिर इनको अफगान नेशनल आर्मी को ये असला काम आएगा। इसीलिए वो 6-8 महीने का असला छोड़ के गए वहाँ पर। यानी मुस्तकिल लड़ते रहे तो भी 6-8 महीने तक आप जंग लड़ सकते हैं, इतना असला छोड़ के गए। लेकिन टोटल कोलैप्स। अब आप आजकल जो बाइडेन के ऊपर तो अमेरिका और वेस्ट का मीडिया आप देख रहे हैं कि गुस्सा उतारता हुआ नजर आता है। पब्लिक का गुस्सा होता है जो कि मीडिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बुरे तरीके से वहाँ से विथड्रॉल हुआ है। तो वहाँ का मीडिया तो काफ़ी ओपन भी है और सीधे सवालात करता है। लेकिन डू यू नो, इंडिया के अंदर वहाँ की सरकार ये ज़िल्लत कैसे अपनी विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, कैसे अटैम्प्ट कर रही है? डू यू नो दैट? यानी ये ज़िल्लत, जिस ज़िल्लत की वजह से अमेरिका के वहाँ के सदर बेचारे, उन्होंने मीडिया ने आड़े हाथों लिया हुआ है, उनका जीना आराम किया हुआ है, उस ज़िल्लत को इंडिया, जो कि उसका पार्टनर था अमेरिका का, वो भी दलील हुआ है ना। वो इसको विक्ट्री दिखाने में लगे हुए हैं। डू यू नो क्या कर रहे हैं मोदी साहब और उनकी कंपनी? एक तो अफगानिस्तान से दुम दबा के भागने वाली जो उनका सारा प्रोसेस है ना, इसका नाम मोदी साहब ने रखा है देवी शक्ति, हिंदू नाम रख दिया है, ऑपरेशन देवी शक्ति। यानी ये टैकल कैसे कर रहे हैं डिफीट को, ये ज़रा देखें आप, इनका तरीका वारदात देखें। देवी शक्ति नाम दिया हुआ है। यानी इंडिया को वहाँ पर जो शिकस्त हुई है और वहाँ पर डिफीट के बाद भागे हैं वहाँ पे, तो उस भागने के प्रोसेस को देवी शक्ति नाम दिया है, हिंदुओं वाला नाम दिया है। अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को इस जिल्लत आमेज शिकस्त को भूलकर देवी शक्ति पे फोकस रखने के लिए उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये किया है कि सिखिज़म जो है, जिसके कुछ मानने वाले रहते हैं कुछ तादाद में वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर, इनकी मुक़द्दस किताब है, एक गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसका वीडियो एक वायरल करवाया गया है इंडियन मीडिया के ज़रिए कि एक ऑफिशियल जो है इंडिया का, वो गुरु ग्रंथ साहब को सर पे लेकर आ रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे लोगों को कि हम जलील होकर वहाँ से भाग के आ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, ये देखें गुरु ग्रंथ साहब को सेव करके आए हम। यानी रिलीजियस सेंटीमेंट्स को सामने करके अपनी जिल्लत को छुपाई जा रही है इंडिया के अंदर कि गुरु ग्रंथ साहब को तालिबानी आतंकवादियों से बचा के लाए हैं हम। तो एज अ हीरो करके वो इसको दिखा रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी बीजेपी हमेशा मजहबी कार्ड खेलती हुई नजर आती है। जब भी वहाँ उनका ग्राफ गिरता है ना, मजहबी कार्ड आ जाता है, रिलीजियस कार्ड को सामने कर देती है कि ये देखें हिंदू कार्ड खेलती है। यहाँ भी वही किया गया, ये देखें गुरु ग्रंथ साहब हमने सेव किया है। यानी जो जिल्लत हुई है वहाँ पर, बीजेपी धपड़दूस हुई है, बीजेपी ने अरबों डॉलर इंडिया के वहाँ पर ज़ाया करवाए, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट धपड़दूस कराई, इतने वहाँ पर इंडिया के एसेट्स थे उनको धपड़दूस कराया। वो छोड़ें, ये देखें गुरु ग्रंथ साहब सर पे लेकर आ रहे हैं, ये हमने सेव किया है, इसको देखें आप। अजीब, ये इस तरह से उन्होंने
मजहबी कार्ड खेलकर और डिफीट अपनी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। दूसरा बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ है, बड़ा अजीब मामला हुआ है। अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंडियन मीडिया कैन गो डाउन, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं ये इसका मुझे आइडिया भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपनी कौम से, पब्लिक से, इंडियन आवाम से इतना झूठ बोला जाएगा, प्लेन झूठ। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस। हुआ ये है कि इंडिया के जो NSA साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, जिनका एक कलीदी रोल रहा है मोदी साहब के साथ मिलके इन्होंने अफगानिस्तान की पॉलिसी डिज़ाइन की हुई है, इनकी कुछ पुरानी वीडियोस को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, और उनकी जो असेसमेंट फेल्यूर है ना, उसको छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है। 2013 में उन्होंने एक जगह बात की थी कि हमने, इंडिया ने इतने लाखों की एक वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड फौज बना दी है वहाँ पर। अब वहाँ पर किसी की भी सरकार आती है, कोई भी वहाँ पर आ जाए हुकूमत में, इट डजेंट मैटर, हमने जो फौज बनाई है ये लड़ेगी और ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी को कायम रखेगी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखेगी। एज अ रिजल्ट इंडिया का रोल वहाँ पर हमेशा रहेगा। उनके कहने का मफहूम यह था कि जब तक वेस्टर्न डेमोक्रेसी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हम भी रहेंगे, क्योंकि अफगान नेशनलिज्म उसकी जगह पर रहेगा। यानी अफगान नेशनलिज्म की बुनियाद पे उन्होंने एक चीज़ बनाई है। तो ये उनकी एक असेसमेंट थी, और वो कह रहे हैं कि इस बीच में 15-20 पाकिस्तानी जनरल से मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो आपने आर्मी बनाई है ना अफगानिस्तान की, इसमें इथनिक डिवीजन हैं और बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, वक्त पड़ने पे ये भाग जाएंगे, जब लड़ने का टाइम आएगा सरेंडर करके भागेंगे, क्योंकि आपने सही तरह से स्टडी नहीं किया अफगान सोसाइटी को और अफगानिस्तान के माशरे को, इसीलिए आपने गलत फौज बनाई है, ये सरेंडर करेंगे। अब ये पाकिस्तानी जनरल्स के हिसाब से वो बता रहा था कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा। अब इंडिया के कई बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, उनकी कवरेज देखिए आप, इस स्पीच को वो उठा रहे हैं और इसके 2-4 टुकड़े तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। यानी जहां वो ये कह रहे हैं ना कि मुझे पाकिस्तानी जनरल्स ने ये कहा कि ये फ़ौज सरेंडर करेगी, और ये उसमें से वो पाकिस्तानी जनरल्स वाला हिस्सा निकाल के ना बाकी बता रहे हैं, जो वो अजीत डोवाल बात कर रहे हैं कि ये फ़ौज भाग जाएगी, ये फ़ौज सरेंडर करेगी, ऐसा करके पेश कर रहे हैं एज इफ़ दीज आर दी वर्ड्स ऑफ NSA अजीत डोवाल इन 2013। और फिर वो कह रहे हैं कि ये देखिए हमारे NSA तो पहले ही कह रहे थे। असल में ये उनकी अल्फाज नहीं है, बल्कि वो तो खुद आखिर में ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जनरल जो असेसमेंट कर रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं। आई डोंट बिलीव ऑन देम एज आई नेवर बिलीव्ड ऑन पाकिस्तान। उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। वो कह रहे हैं मेरा ये बिलीव है कि ये फ़ौज लड़ेगी। अब उनकी इस किस्म की टोटली जो एक्सपोज हुए, क्लीन बोल्ड हुए हैं, वो क्लीन बोल्ड होता है ना क्रिकेट में, तीनों स्टंप उड़ गए उनके, लेकिन फिर भी उनकी असेसमेंट को एज अ विक्ट्री करके उनके जो पाकिस्तानी जनरल्स वाली जो बातें कर रहे हैं ना, जनरलों ने मुझे ये कहा, उनको उनकी असेसमेंट कह के दिखाया जा रहा है इंडिया की मीडिया के अंदर। नो, दिस इज़ रबिश, दिस इज़ रबिश। और ये बड़े दुख की बात है कि इंडिया के पब्लिक के साथ इतना खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जा रहा है कि एक बंदा फेल हुआ है उनका NSA, और उसकी फेल्यूर को विक्ट्री करके और एक करके दिखाया जा रहा है कि ये देखें सारा कसूर अफगान नेशनल आर्मी का है, हमारे NSA तो पहले ही बोल रहे थे। That 325,000 Afghan National Army and the police will deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force, upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's the transition of power, and again these things, this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. अब इस गलत असेसमेंट पे जिस बंदे की असल में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, उसकी वाह वाह हो रही है इंडिया के अंदर कि वाह भाई वाह, क्या ही बढ़िया बंदा मोदी साहब ने NSA की पोस्ट पे लगाया हुआ है। ये हाल है इंडियन मीडिया का। अभी तक पब्लिक को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। 20 साल से गुमराह करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो छोड़ नहीं रहे गुमराह करना। पब्लिक को लगाया हुआ है उन्होंने।
अच्छा, अब एक बड़ा झटका ये भी लगा है इंडियन मीडिया को कि 24 घंटे वो अफगान तालिबान को आतंकी तो कह रहे हैं, अभी तक वो कह रहे हैं, लेकिन अब जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है ना, उसके अंदर, नाउ दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो उसकी रेजोल्यूशन पास की गई है, उस रेजोल्यूशन में जनाब अफ़गान तालिबान को स्टेट एक्टर्स माना गया है। स्टेट एक्टर यानी ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, उनको स्टेट एक्टर कहा गया है, जिसका मतलब है कि अब यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से वो आतंकी ग्रुप नहीं हैं, दे आर ए स्टेट एक्टर्स, विच मीन्स आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर जब काबुल में सरकार बनेगी, हुकूमत साजी बनेगी, तो अफ़गान तालिबान का नुमाइंदा यूनाइटेड नेशंस में अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल उनको स्टेट एक्टर डिक्लेयर कर चुकी है। इट मीन्स इंडियन मीडिया में जो आतंकी का टैग उनके साथ लगाया जा रहा है ये गलत है और ये दुनिया से ममासलत नहीं रखता। दुनिया एक तरफ जा रही है, इंडियन मीडिया दूसरी तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया की कोशिशों को। इंडिया अभी तक इस कोशिश में लगा रहा कि कोई 4-6 मुल्क हमारे साथ मिलकर इनको आतंकी डिक्लेयर करें, लेकिन कैसे करें। उधर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको स्टेट एक्टर कह दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर ये आतंकी हैं बकौल इंडियन मीडिया के, तो यूएन के अंदर ये आतंकी, बकौल इंडियन मीडिया की ये आतंकी, और इंडिया के नुमाइंदे साथ साथ बैठे हुए नजर आएंगे आपको यूनाइटेड नेशंस के अंदर।